सेंगेस्टिकन बेलकेटन ट्यूब। ट्यूब का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसोफेगियल वेरिसेस, मतलब इसोफेगस में जो वेरिकोज वेन होता है, वेन जो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसके कारण ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसके ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो एक आंसर सी होगा, तो इससे क्लियर हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि और किसी का ऑप्शन सी नहीं है। और बैकरी बैलून का यूज़ करते हैं हम लोग पोस्टमार्टम हेमरेज, सर्जरी के बाद या डिलीवरी के बाद जो भी ब्लीडिंग होता है उसको रोकने के लिए बैकरी बैलून का यूज़ किया जाता है। इंट्राऑर्टिक बलून पंप का यूज़ किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए ब्लड का सप्लाई कॉरोनरी ब्लड में, कॉरोनरी ब्लड फ्लो में, मतलब कॉरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो को सही रखने के लिए इंट्राऑर्टिक बलून पंप का यूज़ होता है। रिंग पैसेरी का यूज़ करते हैं हम लोग माइल्ड से मॉडरेट जो भी यूटेराइन और वेजिनल प्रोलैप्स हुआ हो उसको ठीक करने के लिए। तो अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि जब भी हम लोग छींकते हैं, खांसते हैं, बोलते हैं, तो उस वक्त यूरिन का पास हो जाना। तो एक का आंसर सी हो रहा है, लीकेज ऑफ यूरिन ड्यूरिंग कफिंग, स्नीचिंग और लिफ्टिंग, कुछ भी वजन उठाएं। तो एक का सी सिर्फ इसी में है, तो ए ही होगा आंसर, इसी से क्लियर हो रहा है। फिर अर्ग इनकॉन्टिनेंस मतलब इसमें जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ग हो रहा है कि भाई हमको यूरिन करना है, ठीक है, कि अब में से नहीं रुका जाएगा, अब तुमको करना ही है, ऐसा वाला फीलिंग आएगा। तो सडन स्ट्रॉन्ग अर्ग टू यूरिन विथ इनएबिलिटी टू होल्ड इट, मतलब उसको होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग अर्ग है कि मुझे करना ही करना है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, इसमें होता है कि ब्लैडर जो है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस मतलब ब्लैडर खाली ही नहीं कर पा रहा है यूरिन को। रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस में मतलब हम लोग को अवेयरनेस ही नहीं होता, हम लोग को सेंस ही नहीं आता है कि हम लोग को यूरिन लगा है या हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कभी फील ही नहीं होता है क्योंकि हमारा कोई स्पाइनल नर्व इंज्योर्ड हो गया है जिसके कारण ब्लीडिंग कब मतलब यूरिन कब करना है ये एहसास होना ही बंद हो जाता है। तो नो अवेयरनेस ऑफ नीड टू यूरिनेट ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। अब 29 नंबर में आते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हो गया हेमोफीलिया, और एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज हो जाएगा रेट सिंड्रोम। तो 1 का बी तो ए में ही है, तो इसका आंसर भी ए हो गया। और ऑटोजोमल रिसेसिव ये होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस को बोलते हैं, और ऑटोजोमल डोमिनेंट मार्फन सिंड्रोम। हेमोफीलिया ए, इसमें जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर 8 का कमी हो जाता है। हेमोफीलिया बी, इसको क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है। तो एक का सी तो सिर्फ और सिर्फ ए में ही है गाइस, तो इसका भी आंसर यहीं से क्लियर होता है कि ए होगा। थैलेसीमिया जो होता है वो होता है हमारे शरीर में जब हमारा अल्फ़ा या बीटा चेन जो होते हैं दो दो होते हैं एक हेमोग्लोबिन में, तो उसका रिडक्शन हो जाता है। एक बीटा और या ग्लोबिन चेन किसी में एब्सेंट होता है, तो ए होगा इसका, रिड्यूस और एब्सेंट सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, ओके। और G6PD डेफिशिएंसी में क्या होता है, G6PD एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि G6PD एंजाइम जो है हमारे ब्लड में एब्सेंट हो जाता है, और G6PD एंजाइम का फंक्शन है हमारे हेमोग्लोबिन को प्रोटेक्ट करने का, कोई भी बाहरी बैक्टीरिया या फिर एंजाइम बॉडी का अदर सब्सटेंस टॉक्सिन जो है हेमोग्लोबिन को डैमेज या नष्ट करता है उससे बचाव करने का, तो इसका कमी हो जाता है इस डिजीज़ में। तो इसी को इसके कारण हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन का कमी होना। तो बस क्लियर है, इसका आंसर बी हो गया, हीमोलाइटिक एनीमिया ट्रिगर्ड बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फॉर फ्रॉम फूड और ड्रग्स। विल्सन्स डिसीज़ होता है जब हमारे शरीर में कॉपर बहुत ज़्यादा बनने लगता है। हीमोक्रोमेसिस होता है जब हमारे शरीर में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। सिकल सेल एनीमिया तो हम लोग को पता ही है कि इसमें
ग्लूटामाइन के जगह वैलिन बनने लग जाता है, म्यूटेट हो जाता है। और एनाफाइलैक्सिस मतलब इन्फेक्शन होना। तो विल्सन डिजीज़ में कौन सा यूज़ किया जाता है ड्रग्स ठीक करने के लिए? इसके लिए पेनिसिलामाइन यूज़ किया जाता है। एक का बी होगा, तो एक का बी सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो सी आंसर हो गया, क्लियर। और 2 का हीमोक्रोमोमैटोसिस, जिसमें आयरन ज़्यादा हो रहा है ब्लड में, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और डेफेरॉक्सामाइड, डी हो गया। सिकल सेल एनीमिया को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्सी यूरिया। और एनाफाइलैक्सिस का तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो इसके लिए एपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं। कोई भी एनाफाइलैक्सिस इन्फेक्शन होगा तो उसमें एपिनेफ्रिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। ब्रेडन स्केल का तो 32 का आंसर अब देखते हैं। ब्रेडन स्केल का यूज़ तो हम लोग प्रेशर सोर्ड में ही करते हैं कि कितना लेवल पे इंजरी हुआ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 किस स्टेज में है हमारा प्रेशर सॉल्ट यानी बेड सॉल्ट। तो इस एक का तो सी होगा, तो एक का सी सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो सीधा यहीं से क्लियर है भाई कि ए आंसर होगा। तो ब्रेडन स्केल का यूज़ प्रेशर सोर्ड में किया जाता है। मॉर्से स्केल का यूज़ किया जाता है एसेस करने के लिए कि पेशेंट फॉल इन हॉस्पिटल, रिस्क ऑफ पेशेंट फॉल इन हॉस्पिटल, कि बेहोश ना हो जाए, गिर ना जाए अस्पताल में, इसके रिस्क को जांच करने के लिए मॉर्से स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। वोंग बेकर फेसेस स्केल का यूज़ किया जाता है एसेस करने के लिए पेन बच्चों में। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन किया जाता है एसेस करने के लिए कॉग्निशन इम्पेयरमेंट और डिमेंशिया को। मतलब कॉग्निटिव मतलब वो कुछ भी सीखने, बताने और या कुछ भी उससे सवाल किया जाएगा उसका जवाब देने लायक है भी या नहीं। या डिमेंशिया मतलब वो इंटेलेक्चुअली कुछ चीज़ें याद रख पा रहा है या नहीं, वो ध्यान केंद्रित कर पा रहा है या नहीं, ये चीज़ जांच करने के लिए किया जाता है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व 4, जिसको ट्रॉक्लियर नर्व भी कहा जाता है, तो इसका यूज होता है आई मूवमेंट के लिए, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 8, तो एक का तो सी हो गया, यहीं से क्लियर हो गया भाई, ए होगा आंसर। क्रोमोसोम नंबर 8, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉरी ये नहीं होगा, सी तो इसमें भी है। और क्रोमोसोम नंबर 8 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हियरिंग एंड बैलेंस के लिए। क्रोमोसोम नंबर 8 में वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होता है जो कि सुनने में सहायता करता है, तो इसका आंसर सी होगा। क्रोमोसोम नंबर 9, जिसको ग्लोसोफेरिंगल बोलते हैं, तो ये टेस्ट, स्वॉलो और गैग रिफ्लेक्स, अगर मुंह में कुछ भी डालेंगे तो वो हमारा माउथ अपने आप उसको बाइट करेगा, तो वही है गैग रिफ्लेक्स, तो ये हो गया। और क्रोमोसोम नंबर 11, जिसको एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं शोल्डर एंड नेक मसल्स को मूवमेंट करने के लिए। अब विल्सन डिजीज़ क्या होता है, इसका साइन सिम्टम क्या है? तो विल्सन डिजीज़ का साइन सिम्टम हो गया सनफ्लावर कैटरेक्ट एंड काइसर फ्लैंग रिंग इन कॉर्निया। एक का सी तो ए में भी है और सी में भी है। अब दूसरा देखते हैं मीजल्स का तो सभी को ही बहुत ऑब्जेक्टिव्स में किए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप जान लीजिए, कॉप्लिक स्पॉट्स होता है, माउथ के अंदर बहुत सारे स्पॉट, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। सोरेसिस में जो होता है सिल्वरी स्केली प्लैक फॉर्मेशन होता है, तो सोरेसिस में सिल्वरी स्केली प्लैक फॉर्मेशन होता है, तो यहीं से तो क्लियर होता है। यहाँ 2 का ए बता रहा है पर 2 का डी होता है कॉप्लिक स्पॉट, तो ए आंसर हो गया। कवास्की डिजीज़ में स्ट्रॉबेरी टंग और क्रैक्ड रेड लिप्स होता है। अब आते हैं इधर पैरासीटामोल, इसका एंटीडोट होता है एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन किस में है, एक का बी किस में है, सी में है, तो सी ही होगा। बेंजोडाइजिपान का एंटीडोट क्या है, फ्लूमेनाजेलिन है। हिपेरिन का तो एंटीकोगुलेंट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। और वारफेरिन का विटामिन के। हिपेरिन जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट है और वारफेरिन है आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, इसीलिए विटामिन के इसका एंटीडोट है, ठीक है। हमारा बॉडी नहीं बनाता है, हिपेरिन हमारा बॉडी बनाता है।
पर दोनों का काम सेम है, बट वारफेरिन आर्टिफिशियल है और वो नेचुरल है, एंटीकोगुलेंट। चले अब देखते हैं ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट्स। लिथियम के कारण क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? लिथियम के कारण होता है इब्स्टेन एनोमली। एब्स्टेन एनोमली में क्या होता है, हमारा राइट साइड का जो लंग्स में वेंट्रिकल्स होते हैं, जो भी राइट साइड लंग्स का होता है वो बहुत इनलार्ज हो जाता है, और उसमें जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व बहुत ही नीचे प्रेजेंट होता है, लोअर पोजीशन पे, जहाँ होना चाहिए वो उस जगह पे नहीं, लोअर पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, और उसके कारण राइट साइड जो होता है हार्ट का बहुत बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, तो वही इस एब्स्टेन एनोमली में यही होता है। और ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट लिथियम के कारण होता है। थैलिडोमाइड इस ड्रग्स के कारण होता है। फोकोमेलिया, इसमें क्या होता है, हमारा लिम्स जो होता है बहुत छोटा छोटा हो जाता है, जो चेस्ट के पास ही अटैच रहता है, बहुत छोटा लिम्ब होता है। फिनाइलटोइन इसके कारण होता है फीटल हाइडी 36 का बी हो गया गाइस, ये तो पता चल रहा है। फिनाइलटोइन के कारण होता है फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। इसमें फ्लैट जैसा माथा हो जाता है, सब कुछ छोटा छोटा होता है, इसमें बहुत सारा डिफेक्ट होता है। टेट्रासाइक्लिन के कारण होता है टीथ डिस्कलरेशन एंड इनहिबिट बोन ग्रोथ। टीथ नॉर्मल कलर का नहीं होता है और बोन का ग्रोथ बहुत ही कम होता है। सो इतना ही रहा आज के वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर सच अ कंटेंट। और एग्ज़ाम अब और नज़दीक आ रहा है, नर्सिंग एग्ज़ाम बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं बिहार के, आरआरबी के, और भी कई जगहों से। तो अगर आप लोग को ऐसे ही तैयारी करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव रोज़ अपलोड करूँगी, चाहे वो सुबह में हो या शाम में हो, रोज़ डालूँगी। आप लोग को चेक करते रहना है सुबह शाम। जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय। I hope you this video is helpful for you.